हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का निचोड़ यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपका। और जैसा आपका जैक बोर्ड में देगा एक उसी टाइप का सारा एमसीक्यू यहाँ पर वो मिलेगा। आपका 100% मिलने का चांस है कि इससे बाहर माइक्रो का एक भी ना जाए। और उसी प्रकार में मैक्रो का भी आज माइक्रो का अपलोड करेंगे, कल आपका मैक्रो का भी चला जाएगा। एमसीक्यू का टेंशन खत्म। बात रह गई सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का टेस्ट में मैं हमेशा देते गया हर एक टेस्ट में। अगर नहीं करेगा या वन शॉट रिवीजन में बता देगा कि इस पर फोकस करना है, अगर वो भी नहीं किए होंगे तो एक माइक्रो का अलग दिए थे, ठीक है ना। माइक्रो का मैक्रो का अलग सब्जेक्टिव दिए थे, लेकिन वह मॉडल के बेसिस पे दिए थे। अगर मॉडल के बेसिस पे एग्जाम में देता है तो वहाँ से आपका नंबर 100 में 100 आने का चांस है। अगर मॉडल के बेसिस पे नहीं भी देता है तो फिर भी 70% तक चांस है कि वहाँ से सब्जेक्टिव आपका भिड़ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर वन शॉट वाले नहीं देखे होंगे, टेस्ट वगैरह नहीं देखे होंगे, उसको भी कर लीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। माइक्रो का तो अलग से भी इंपॉर्टेंट दिए, तो बहुत कुछ करा दिए हैं, लेकिन फिर भी पीछे का बात अगर नहीं किए होंगे तो डजेंट मैटर। अब यहाँ पर आप करना स्टार्ट करिए अभी से लेकर, और इसको आप कंप्लीट करिए। आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, टेंशन नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स में सबका सब हम लोग करा देंगे, ठीक है। टोटल आपका 70 MCQ है, तो अच्छे से आराम से देखिए वीडियो को, एक एक को कंप्लीट करिए। थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और ये PDF ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये आपका जो PDF है वह व्हाट्सएप ग्रुप में ही जाएगा। क्यों व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा? क्योंकि इसमें पासवर्ड लगे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बनाने करने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो पासवर्ड लगे रहेंगे। अगर टेलीग्राम भेजेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट भैया थोड़ा सा हमको पासवर्ड दीजिए भैया, ऐसे करिए वैसे करिए, वीडियो वगैरह देखता है नहीं, तो परेशान करने वाला परेशान ही करते रहेगा हमेशा, ठीक है। और अगर इस पर मैं पासवर्ड नहीं लगाता हूँ तो विदाउट टिक आउट करके टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आपको कोई वहाँ से गेन नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन आपको जब पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, मुश्किल होगा। इसलिए सारे को टिक आउट करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपका अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गया, सब्जेक्टिव की बात हो गया, कैसे कैसे उस समय दिए हैं। टेस्ट रिवीजन में नहीं भी किए होंगे तो 2 अलग से दे दिए, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मॉडल के अकॉर्डिंग देगा तो बम नहीं देगा तो फिर भी आपका 70% 80% तो वहाँ से आने का चांस है, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे द्वार को खोलने की कुंजी है। बहुत अच्छा एजुकेटेड रहिए, शिक्षित रहिए और इंडिपेंडेंट रहिए। कोई आपको कहीं से परेशानी वगैरह नहीं होगा। पढ़े होंगे तो थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। बाकी मैं इसका टेस्ट लेने का कोशिश किया था, सोचा था कि लाइव टेस्ट ले लेंगे, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। आप लोग पास टाइम है नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेरा डाटा भी समाप्त हो गया। तो सुबह जो लाइव लिए थे तो उसमें PDF हैंड रिटन था, तो हैंड रिटन में थोड़ा सा डाटा MB ज़्यादा चला जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब इसमें लाइव में कर नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड हॉटस्पॉट लेकर इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, याद रखिएगा। साइंस ऑफ वेलफेयर मार्शल जी दिए थे। साइंस ऑफ वेल्थ हमारे एडम स्मिथ दिए थे, ठीक है ना। लॉजिक ऑफ चॉइस रॉबिन्स दिए थे, स्कार्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था। तो कौन क्या दिए थे याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में आने का चांस है। तो साइंस ऑफ वेल्थ एंड साइंस ऑफ वेलफेयर बहुत आता है। तो साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान, कौन बोले थे? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज द एडम स्मिथ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। सेकंड सवाल आपके सामने है और जवाब देना आपका काम है, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? ये भी आपका जो टॉपिक है ना PPC, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन शॉट जो वीडियो बताया है उसमें सब बता दें कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 घंटा का एक वीडियो होगा तो देख लीजिएगा उसको भी। चलिए, टाइम नहीं है तो जितना करा उतना करिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, बम रिजल्ट बस मस्त होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? कनकेव टू द ओरिजिन। इतना दिमाग नहीं, शेप हम लोग ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो PPC का हो गया। अभी ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन के अंदर कैसा रहेगा? कनकेव, तो मिल गया कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। कनकेव टू द ओरिजिन हो गया, बाकी टेंशन लेना ही नहीं है। इसी पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हु सेड द वर्ड, हु यूज द वर्ड माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम कौन इसका यूज किए थे, माइक्रो और मैक्रो का? तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इनका नाम क्या था? रेगनर फ्रिश, ठीक है। चलिए, बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऑप्शन में डाउट लगे तो हमसे कांटेक्ट करिए, या नेट, लेकिन नेट पर आंसर गलत देता है, नेट के भरोसा मत जाइएगा। PDF में जो दिया है PDF को देखिएगा, वहाँ से आंसर मिलाने का कोशिश करिएगा या हमसे कांटेक्ट करिएगा। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बहुत सिंपल सवाल है और जैक बोर्ड में आ जाता है, सिंपल सवाल है, लेकिन आता है तो एडम स्मिथ, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो सिंपल उसी लिए है, जो पढ़ा होगा तब है ना, जो नहीं पढ़ा तो उसके लिए टफ ही होगा। चलिए, हु इज़ द, सिंपल और टफ का पढ़ लिए तो सिंपल, नहीं पढ़े तो थोड़ा सा टफ होगा। हु इज, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। वही चुनने का, चयन करने की समस्या आ गया। तो हु सेड, तो सिंपल से मार दीजिएगा कौन? रॉबिन्स, हमारे जो लियोनोइस रॉबिन्स, फुल फॉर्म पूरा नाम है, हम देख लीजिएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा, फिर लिंक उसका टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्लेलिस्ट चेक करिएगा या फिर और भी थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आप लोग सर्च करिएगा तो ना मिलेगा। विच ऑफ द ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रांच ऑफ माइक्रो। चलिए तो प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर, तो वेलफेयर तो होगा ही होगा, माइक्रो रहे मैक्रो रहे तो आपका ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन तो होता ही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का है फैक्टर का तो हो ही गया। चलिए शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आराम से कर्व को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, पीपीसी। चलिए अब देखेंगे पीपीसी ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, लेकिन हम लोग इसको लेकर ज़्यादातर चलते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बहुत अच्छा, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन कैसे होगा, अगर मैं इसका आंसर बताता हूँ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो करेक्ट है, लेकिन आप बोलिएगा भैया लेफ्ट टू राइट भी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन एक आपका लेफ्ट टू राइट ये भी होता है, इसको भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ही बोलते हैं। ठीक है ना, और ये भी आपका लेफ्ट से राइट ही गिर रहा है, मतलब आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा तो इसमें ज़्यादा जो ढलान है वो टॉप टू बॉटम है, तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। बात को समझ गए, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेगा, करेक्ट आंसर क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कन्फ्यूजन में था उसको भी दूर कर दिए। ठीक है, चलिए विच इकोनॉमिक्स इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक। आपसे पूछ सकता है कि इंडिया इज द विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, भारत कैसा है, तो मिक्स्ड है, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल में पूछ सकता है तो वो भी आप याद रखिएगा, आपका बन जाएगा। चलिए माइक्रोज विच मीन्स अ स्मॉल बिलोंग्स टू, माइक्रोज कहाँ से, सब आपका जो पीडीएफ है नोट्स है, तो आपका जिस पीडीएफ से पढ़ा है उस पीडीएफ में हर एक बात को लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उसका पीडीएफ को फॉलो किए होंगे तो आपका रिजल्ट 100 में 100 आएगा, लेकिन फिर भी नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो कहाँ से, ग्रीक वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, मिक्रोस मतलब स्मॉल होता है, या फिर क्या बोलते हैं मैक्रोस भी देगा तो उसका मतलब लार्ज होता है, दोनों ग्रीक ही वर्ड है, तो सब बात को याद रखिएगा। पीडीएफ को आराम से आप पढ़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर देंगे, दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक सेकंड। चलिए विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमी इन द टू ब्रांचेस माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या टिक मारेंगे, आराम से टिक मार देंगे रैगनर फ्रीज। ठीक है, हम भी मार देंगे, सबको मार देगा, लेकिन याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डाल दिए, तो इनका कोई बेसिस नहीं था, इनका बेसिस हम मान सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्टडी एंड एज एग्रीगेट स्टडी, जो कि फर्दर जाकर आपका जो जोन मेन्यार्ड किनीज थे तो जगह फर्दर इसको और क्लासीफाई किए थे, लेकिन और उनको आई थिंक फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पर हम लोग स्टडी के बारे में इंडिविजुअल स्टडी, एग्रीगेट स्टडी, तो माइक्रो मैक्रो यहाँ पर जानते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डालने के कारण यहाँ पर हमका इसका गलत जो रेगुलर फ्रीज है वो गलत हो जाएगा, तो इसका नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्दर एनी आपका कन्फ्यूजन तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक, चलिए देखिए कि यहाँ पर आपका लगा दिया बहुत अच्छे से कि एन ईसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये आपका एक बुक का नाम है, जो कि तो एक किनका है, तो आपका जो रेगनर क्या नाम है इनका, स्कार्सिटी कोस्टर रॉबिन्स। ठीक है, तो रॉबिन्स के द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, याद रखिए ये बुक का नाम बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस भी याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक उनका है वो तो हम लोग जानते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बुक का नाम उनका है एडम स्मिथ का, वो हम लोग जानते हैं, उसका 1776 आई थिंक पब्लिकेशन होगा। इसका आपका है 1932 है, पूछेगा तो भी याद रखिएगा। एक आपका EMI एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो वो आपका जॉन मेन्यार्ड किनीज का बुक है, तो भी याद रखिएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1980 में आया था, किनका है वो, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपका मार्शल का है। ये सब कुछ बुक का नाम याद रखिएगा, वहाँ से एग्जाम में सवाल रहता है। ठीक है, चलिए 1936 में EMI आया था, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये सब बात हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हल्का फुल्का। चलिए अब देख लीजिए, हु यूज द वर्ड माइक्रोज फॉर फर्स्ट टाइम, आई थिंक सवाल रिपीट हो गया, तो फर्स्ट टाइम यूज किए थे रेगनर फ्रीज। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो बांटे भी वही थे, लेकिन कहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नहीं बांटे थे, इसीलिए वहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी रहता ना, तो वहाँ पर हम लोग करेक्ट करते थे। चलिए ठीक है, द रीजन फॉर द डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, तो
तो इसका आप याद रखिएगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैसे छोड़ते एक को छोड़ने का तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जाता है। पहले कंबाइनेशन जो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कुछ 100 कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे कुछ कम करना है 90 ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 3 करेंगे बढ़ाएंगे, कंबाइनेशन था तो यहाँ पे और कुछ कम कर दीजिए, यहाँ पर 17 ऐसे कर दीजिए, घटते जाता है। देखिएगा PDF जो 100 डिवीजन में दिए थे, ठीक है ना। और लॉस बाई गेन हम लोग जानते हैं कि लॉस बाई गेन अपन डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स निकालते हैं। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर एक छूट रहा है, यहाँ पे क्या है आपका वाई, इसको मान लेते हैं। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला था कि लॉस बाई गेन। तो लॉस मेरा कितना हुआ, अगर क्वांटिटी किया तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 10 का, ठीक है। और गेन कितना हुआ, गेन हुआ 1 का। तो 10/1 = 10 ही रह गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा तो कितना का होगा लॉस, 20 का। गेन कितना हुआ 1 का। अब देखिए कितना बन गया 20, ऐसे PDF में आपका डाला हुआ है। तो 10 20 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इंक्रीजिंग बढ़ते जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम लोग का ये कंबाइनेशन में इतना था, अगर कंबाइनेशन इतना, ये सब कंबाइनेशन में तो इंक्रीजिंग याद रखिएगा किसे, रीजन फॉर द डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलिए बाकी आप 1 शॉट वाला PDF देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से किया हुआ है। या फिर आपका MRT भी रह सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ भी तो इंक्रीजिंग जाता है, ठीक है। याद रखिए कि एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि हम लोग पढ़े हैं किस में, वो आपका जाता है इंडिफरेंस कर्व में, तो वो आपका डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। बाकी इसके लिए इंक्रीजिंग होगा, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं होता दिमाग मत लगाइए, आराम से याद रखिए कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, और अगर इंडिफरेंस कर्व रहेगा तो उसमें डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो भी, क्योंकि सिलेबस में आपका दोनों है तो दोनों में से कोई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या बोलते हैं उसको, इंडिफरेंस कर्व भी सिलेबस में है ना, पूरा माइक्रो है। चलिए बहुत अच्छा आ गया, आराम से इसको देखिए कि इफ द प्राइस फॉर द गुड एक्स फैल लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड वाई, देन द बोथ गुड आर, क्या होंगे दोनों गुड्स। तो इस टाइप के सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है रिलेशन। इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स फैल लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड वाई, एक्स का प्राइस घटने से गुड वाई का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका प्राइस घट रहा है और इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स, तो इन्वर्स किस में होता है, कंप्लीमेंट्री में। सब्स्टिट्यूट में हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका प्राइस घटा है तो इसका भी डिमांड घटना चाहिए था तब। जैसे कि मान ली समझिए कि टी एंड कॉफ़ी हम लोग क्या जानते हैं कि टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, तो टी का अगर प्राइस घटा, टी का प्राइस घटा तो कॉफ़ी का डिमांड लोग कम करेगा, ठीक है ना। टी खरीदना ज़्यादा करेगा, ठीक है, टी ज़्यादा खरीदेगा। तो सब्स्टिट्यूट का केस में से हम लोग देखते हैं, ठीक। रिलेशन याद रखिए कि डायरेक्ट हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट, इन्वर्स है तो कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कि एग्जाम में एक सवाल फिक्स है कि ऐसा रहता है हमेशा, पिछले साल भी था, हर साल रहता है। तो कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, सबसे सिंपल और बहुत पॉपुलर सवाल कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ, यहाँ पर देखिएगा दोनों बराबर होगा, जहाँ पर ऑप्शन मेरा ही करेक्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ, इसका क्या होगा, प्राइस यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, दोनों जहाँ पर बराबर होगा। फॉर द लग्जरियस गुड्स द डिमांड इज, लग्जरियस गुड्स के लिए डिमांड क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, पूर्ण रूप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है तो डिमांड उस पर ज़्यादा चेंज करेंगे, किस पे, लग्जरियस गुड्स पे। क्यों, क्योंकि लग्जरियस गुड्स है तो हमें आवश्यकता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, उसका प्राइस में चेंज होने से हम डिमांड कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो हम लोग ज़्यादा चेंज करता है तो नहीं करते, तो डिमांड में चेंजिंग देखने को ज़्यादा मिलता है। तो हाईली इलास्टिक रखिएगा उसका कि चेंज तुरंत हो जाता है, ठीक है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे क्या है, दोनों कर्व बराबर है तो यूनिटरी यानी कि 1 होना चाहिए, तो विल बी यूनिटी यानी कि 1 होता है, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है, नीचे में क्या होता है, सब देखिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्वांटिटी कितना है, 0, प्राइस कुछ ना कुछ है। यहाँ पे देखिएगा आपका कितना, प्राइस 0 है, क्वांटिटी इतना है। तो अब बैठा कर याद रखिएगा, बैठा कर बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइस 0 है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नीचे में 0 हो गया, प्राइस ऊपर कुछ ना कुछ है तो 0 बाई कुछ ना कुछ क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्राइस कितना होता है, प्राइस कुछ ना कुछ है तो नीचे में कुछ ना कुछ है, ठीक, कुछ ना कुछ है, ऊपर में क्या है, ऊपर आपका 0 है तो यहाँ पे आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस पे आप याद रखिएगा पूर्ण रूप से कहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक हो गया, वही ना, ठीक है। तो यहाँ परफेक्टली इलास्टिक हो, यहाँ पर आपका इन इलास्टिक।
अगर हम लोग शेप देखिएगा तो शेप में यहाँ पर जाता है परफेक्टली इलास्टिक का, लेकिन इस पर बात करिएगा तो यहाँ पे जाएगा परफेक्टली इलास्टिक का। ठीक है, तो सारे का यहाँ पर क्लियर करते आराम से चलेंगे, ताकि दूसरा दे दे इसके जगह पे तो आप बना सकते हैं सोच कर भी, थोड़ा सा समझ कर भी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड, तो नेसेसिटी गुड के लिए 0 होता है। ठीक है ना, आवश्यकता वाली वस्तु है तो उसमें हम लोग प्राइस पे उतना नहीं चेंज करेंगे। प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, जो आवश्यकता है तो उसको खरीदेंगे, प्राइस को उतना प्रभाव नहीं करेगा वो। ठीक है, क्योंकि वह नेसेसिटी है तो प्राइस बढ़े घटे उससे हमको मतलब नहीं है, खरीदेंगे तो खरीदेंगे ही। ठीक है, लग्जरियस में है कि नहीं उसमें हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन नेसेसिटी में रोक नहीं सकते, तो 0 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन बाई, बहुत अच्छा सवाल है। तो डेल्टा पी अपन पी और डेल्टा क्यू अपन क्यू, या फिर आप चेंज उससे फार्मूला से बैठा के याद रख सकते हैं। ठीक है ना, सबसे फार्मूला को याद रखिए, तो आप बना भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा क्यू मानेंगे ऊपर में तो क्वांटिटी में चेंजिंग होता है, नीचे में मानेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर क्यू मानेंगे, क्यू सिंपल से, फिर नीचे में क्या करेंगे डेल्टा पी, ठीक है ना, फिर बटा में क्यू, बटा में पी हो गया, फिर उसको ऊपर करेंगे, यहाँ पर पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा आपका पी, नीचे में आपका आ जाएगा क्या डेल्टा पी। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो डेल्टा क्यू ओपन डेल्टा पी, और डेल्टा क्यू ओपन कहाँ पे है, डेल्टा क्यू ओपन डेल्टा पी, या फिर अगर ये भी हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि डेल्टा क्यू ओपन क्यू, डेल्टा क्यू ओपन क्यू, ठीक है, और डेल्टा और क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो है ही नहीं, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज इसका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इक्वल टू यहाँ पर है, यहाँ तो ऐसा इंटू होना चाहिए, इंटू तो कहीं है नहीं, इक्वल टू तो होगा नहीं। ठीक है, और ठीक यही नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट, एक बार अच्छे से निकाल कर देखते हैं कि कहीं से मिस्टेक यहाँ पर नहीं, हम लोग यही फॉर्मूला, इसको हम कभी कभी सिर्फ मेरे को याद क्या है कि डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी और पी बाई क्यू, तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, भूल गए तो निकालने का तरीका उसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद रखिए क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं और प्राइस को नीचे रखते हैं। ठीक है, बाकी चेंज करके वैसे हम लोग उसे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में रहेगा तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, अब वीडियो स्लो होगा तो थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास वीडियो पास मतलब लाइव में तो है नहीं, वैसा कुछ प्रीमियर भी नहीं रहेगा, आपका सिंपल से चला जाएगा, आराम से देखिएगा 1.5 पे कम से कम समझ कर। फॉर द गिवन गुड्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, गिवन गुड्स के लिए याद रखिएगा, ये भी आपका फाइनल एग्जाम में प्रीवियस ईयर दिया हुआ था। तो गिवन गुड्स के लिए आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गिवन गुड्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी और सब गुड्स के लिए निगेटिव होता है, तो इसको भी माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कहने का मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड वो होता है पॉजिटिव में। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव कब होता है, उस नॉर्मल सा गुड्स में प्राइस घटेगा तो डिमांड। ठीक है, तो गिवन गुड्स के लिए पॉजिटिव याद रखिए, एक्सेप्शनल है। ठीक है ना, जो अमेरिका में गिवन जो ब्रेड का बहुत इतिहास उसका थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, विथ राइज इन द कॉफ़ी द प्राइस द डिमांड फॉर टी, कॉफ़ी और टी तो हम लोग याद है क्या सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट में रिलेशन कैसा होता है, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो राइज किया कॉफ़ी का प्राइस, तो टी का क्या करेगा, टी का प्राइस भी राइज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, और उतना नहीं समझ तो सोचिए आराम से कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो कोई कॉफ़ी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, सब डिमांड किसका करेगा, टी का करेगा, सस्ता चीज़ को करेगा तो राइज कर जाएगा। वैसे भी ठीक है, एग्जाम में एकदम फिक्स है, इस टाइप का सवाल ये रहेगा ही रहेगा। चलिए, डिमांड कर्व जनरली स्लोप, तो डिमांड कर्व का स्लोप हम लोग क्या जानते हैं, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही कन्फ्यूजन होगा कि भैया उसमें लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं बोले थे। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लेफ्ट टू राइट ये होता है। ठीक है ना, ओरिजिनल ये है, टॉप टू बॉटम यहाँ पर करेक्ट जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, डिमांड कर्व यहाँ पर डी डी आ गया। ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट हो गया आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चलिए, गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड, अल्टरनेटिवली मतलब उसके जगह पे, अल्टर में क्या होता है चेंज करना, तो उसके जगह पे यूज करते हैं दूसरा, मतलब एक गुड के जगह पे दूसरा गुड, तो कौन सा उसका होगा, तो उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा ना, सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, प्रतिस्थापन करना एक जगह पे, मतलब एक स्थान को दूसरे जगह जो होता है चेंज करने के लिए। चलिए, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी को कौन प्रोपाउंड किया, कौन इसका व्याख्या मतलब प्रचारक, कौन इसका प्रचार किया, आपको बताना है। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल दो ही होता है। ऑर्डिनल में ऑर्डर में रैंक देना, तो रैंक कौन दिए थे, एलन और हिक्स, और नंबर में कौन काउंट किए थे, सबसे पहले नंबर में आपका मार्शल दिए थे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि नंबर का बात स्टार्टिंग में वही किए थे, मार्शल ही, मार्शल पुराना है, एलन हिक्स न्यू है, तो न्यू आपका ऑर्डर में दिए थे। ठीक है, चलिए, GRD एलन एंड HR हिक्स। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये भी इसका नाम है।
तो दोनों तीनों नाम को याद रखिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। डिमिनिशिंग तो होगा नहीं, तो फर्स्ट था। इंडिफरेंस कर्व स्लोप क्लियर नहीं है, अब कुछ क्लियर होगा। एक सेकेंड चलिए थोड़ा सा इसको, इंडिफरेंस कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या जो भी इंडिफरेंस कर्व पहले हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए बना लिया आईसी, तो लेफ्ट टू राइट तो क्लियर है। देख लेते हैं आईसी के बारे में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नो दिस, तो हो गया लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कुछ करना है नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व भी आ गया, तो यहाँ पर बना लेंगे पहले इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद कन्वेक्स कनकेव, तो क्या है यहाँ पर उठा हुआ क्या होता है, उठा हुआ हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ठीक है ना। ये होता है कनकेव, केव मैंने क्या, गुफा, गुफा मैंने क्या, गड्ढा, तो गड्ढा से गुफा से रहेगा तो कनकेव है, केव है गुफा है, और गुफा नहीं है तो बाहर है, तो क्या हो गया, वेक्स हो गया, वेक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन आपका हो गया। बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से तो माइंड में बैठा लेना, जैसे ही बैठाइएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन यहाँ पर ट्रू है। टी यू इंक्रीजेज, टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीजेज टिल द एम यू इज पॉजिटिव। पहले इसका ग्राफ बना लेंगे सबसे आराम से, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करिए, आप ग्राफ बना लीजिए, टोटल यूटिलिटी कहाँ से ले लीजिएगा, आप जीरो से ही इंक्रीज कर दीजिए, मार्जिनल को यहाँ से ले लीजिए, मार्जिनल यहाँ से, या टोटल को भी है इसको यहाँ पे ओमिट कर दीजिए, यहाँ से दोनों स्टार्ट करता है, कुछ जहाँ से मार्जिन वहाँ से स्टार्टिंग से बराबर होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट होता है दोनों, ठीक है। चलिए बना लिए ग्राफ, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जीरो कर देंगे तो मैक्सिमम जीरो, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी आपका, और बोलिएगा भैया जीरो से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ यूनिट आप कंज्यूम किए तो कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिला ना, तो 5 10 जो 2 4 5 कुछ मिलेगा, जीरो तो मिलेगा नहीं, इसीलिए आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। हाँ एम कभी कभी निगेटिव, कभी कभी नीचे से डाउनवर्ड से काम, तो एक्सेप्शनल कैसे कि मार्जिनल कभी कभी क्या होता है, सेकंड यूनिट पे बढ़ता है, तो थोड़ा सा मार्जिनल को ऐसे करके कभी दिखाते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है। तो वो अलग केस है एक्सेप्शनल में। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए टोटल तो वही था, किसी आपको जीरो से नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन, उसके बाद मार्जिनल घटना स्टार्ट होता है। तो टी यू इंक्रीज टिल द एम यू इज पॉजिटिव, देखिए जब तक पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छा। टी यू मैक्सिमम एम यू इज जीरो थी, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जीरो थी, मैक्सिमम पहुँच गया। अब टी यू डिक्लाइन मैंने एम यू इज निगेटिव, एम यू आपका निगेटिव में इधर आने लगा, तो जीरो के बाद आपका घटने भी लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो बहुत अच्छा। आपको ग्राफ थोड़ा सा रहेगा बनाने का, कैपेसिटी का पढ़े होंगे तो सिंपल सा है, तो आप बना दीजिएगा। 3 नंबर का सवाल में भी इसको हम दिए थे, तो अच्छे से कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हो गया। चलिए हाउ यू कैलकुलेट द मार्जिनल, मार्जिनल में पहले डेल्टा खोजेंगे, तो डेल्टा तो हर जगह है, ठीक है। चलिए तो डेल्टा हर जगह, तो डेल्टा खोजेंगे नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो टोटल यूटिलिटी में चेंजिंग देखेंगे, तो टोटल में चेंजिंग और डिवाइडेड बाई 1 यूनिट में चेंजिंग, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट लग रहा है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट फर्स्ट ही है, ठीक है। टोटल में चेंजिंग और 1 यूनिट में जो नीचे का चेंजिंग होता है उसको। चलिए विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, गोसेन का फर्स्ट लॉ कौन है, और माइंड में सोच लिएगा कि सेकंड लॉ भी कौन होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो होगा नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका फर्स्ट है, एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल आपका क्या है, सेकंड है, दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गोसेन का नाम बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, और नहीं भूलने का कारण आगे चल के बताएंगे क्यों नहीं भूलना है, ठीक है ना। अभी आप इतना ही माइंड में रखिए कि भूलना नहीं है। चलिए कंज्यूमर सरप्लस तो होगा नहीं, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस बहुत हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं ग्रेजुएशन में ही। कंज्यूमर सरप्लस के मान लिया आप मार्केट में गए, आप 50 रुपये माइंड में बैठा गए हैं कि एक सामान खरीदेंगे, ठीक है, कोई हमको मोबाइल का कवर खरीदना है, उसका 50 रुपये दाम है, और दुकान में घर से 50 लेके गए, दुकान पर जब गए तो हमको 40 में मिल गया, तो मेरा 10 जो बच गया तो उसी को होते कंज्यूमर सरप्लस, समझ गए। तो बहुत अच्छा, हमसे सर पूछे थे क्लास में एक बार, तो मैं जवाब नहीं दे पाया था, 12 में नहीं पढ़ना है ना, तो नहीं दे पाए थे, तो बाद में जब पढ़ा तो पता चल गया कि ओह यही था। कि हमसे खड़ा बोल तुम बताओ, नहीं सर याद नहीं है, पता नहीं है, अब पढ़े तो पता हो गया कि ये कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए हु गिव द, थोड़ा सा अपना डिस्कशन नहीं करेंगे ज़्यादा। चलिए हु गिव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल आ गया, ऑर्डिनल कौन थे, ऑर्डिनल एलन हिक्स और कार्डिनल मार्शल, सारे कॉन्सेप्ट को बैठा कर रखिए अच्छे से, तो आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स ए पॉइंट, चैप्टर पढ़े रहने से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रहता है, नहीं में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है कि हम नहीं पढ़े तो अच्छा से नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी तो हो ही रहा होगा, पढ़े होंगे तो अच्छे से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स ए पॉइंट वेयर, कहाँ पर इक्विलिब्रियम, तो बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाते हैं, ये सब डिटेल में बताया गया है, तो वहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम हो जाते हैं,
चलिए, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कौन दिए थे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों तो एक ही व्यक्ति का देन है, और जो व्यक्ति हैं तो इनका नाम कैसे भूल सकते हैं? बार बार बोल रहे हैं, नहीं भूलिएगा। आखिर बता दे रहे कि क्यों नहीं भूलिएगा, क्योंकि इनका क्या है, पासवर्ड आपका यही है। बोलता है भैया लोग पासवर्ड नहीं बताते हैं भैया, तो पासवर्ड आपका लिख दिए, ठीक है, पासवर्ड आपका लिख दिएगा, पासवर्ड आपका यही है, क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यह बहुत बड़ा काम किए थे, क्वेश्चन बहुत सारे ला दे दिए हैं, तो क्वेश्चन को भूलिएगा तो आपका पासवर्ड भी भूल जाएगा। चलिए, अब कॉपी में लिख लीजिएगा सारे का पासवर्ड, ठीक है, एक कॉपी में, ठीक है ना। माइक्रो का MCQ का कौन है, ठीक है ना, जो जो क्या जो आ रहा है कोडरमा से, तो उसका टेस्ट 1 का कौन है, टेस्ट 2 का कौन है, चैप्टर से आप स्टार्टिंग से टेस्ट दिए होंगे तो उसका लिखे होंगे, आपको सबको लिख लेना कॉपी में, एक पेज बनाकर एक पेज पे सब कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? नहीं, फिक्स का नहीं, फिक्स कॉस्ट का नहीं, फिक्स का एक ही नाम होगा, एक और नाम था क्या, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं आई थिंक, एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, ठीक है। चलिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट का सप्लीमेंट्री कॉस्ट याद रखिए, एक और नाम है जो भी माइंड में आ नहीं रहा मेरे को, PDF थोड़ा देखना होगा। चलिए, ओवरहेड कॉस्ट ही आई थिंक था। बहुत अच्छा, एक न्यूमेरिकल है और बहुत ही सिंपल सा, आसान सा है, तो आपको बताना है। थोड़ा सा वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो मैं तो बता ही दूंगा। चलिए, इफ़ द प्राइस ऑफ ए गुड्स राइज बाय 16%, बहुत अच्छा है, 60 नोट 16, एंड सप्लाई इंक्रीज बाई 5%, सप्लाई इसका कितना बढ़ता है? 5, तो प्राइस को किधर रखना है? नीचे में। चलिए, प्राइस को नीचे में रख लिए, सप्लाई या डिमांड जो भी रहेगा तो क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 1/12, तो 1 बाई कितना आ गया? 1/12 आ गया। अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ ना कुछ, 0 पॉइंट जो भी आएगा पॉइंट देगा, 0 दीजिए तो फिर आपको 0 देना होगा, फिर आपको 0 देने के बाद 10 आगे, फिर 100, फिर 12 25 60 12 8 96 8 आ जाएगा, 0.08, ठीक है, 0.08। अब बताइए क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, या फिर क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली तो होगा नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इलास्टिक तो है नहीं, तो इन इलास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से आपका क्या है? कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। बात को समझ गए? चलिए, ES इज इक्वल टू 0। अब बताइए, 0 कुछ है ही नहीं, नो नहीं है, यानी कि इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, नो 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 नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, हो गया। क्या है? डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड इज, सप्लाई को डिटरमाइन करने वाला कौन कौन से होते हैं? तो प्राइस ऑफ ए गुड्स बिल्कुल, प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स बिल्कुल, प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल, यानी कि ऑल ऑफ दिस आपका क्या होगा? बेस्ट होगा और करेक्ट भी होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल आपका लगा देते हैं। चलिए, इफ द अदर थिंग्स बीइंग सेम, व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, निगेटिव रहता तो क्या हो जाता? निगेटिव रहने पे आपका डिमांड हो जाता, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो क्या हो जाएंगे? लॉ ऑफ सप्लाई हो जाएंगे। तो एक MCQ में आपका 2 MCQ क्लियर होते जाना है, होते जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लॉ ऑफ क्या होंगे? सप्लाई होंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंज्यूमर को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, सप्लाई डिमांड देखा जाता है वहाँ से। चलिए, प्राइस सप्लाई डिमांड को रिलेशन करिएगा, तो एक को कॉन्स्टेंट रखना होगा तभी कर पाइएगा। विच इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मेथड बताइए। TRTC, MRMC, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपका एग्जाम में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट कंपटीशन में जो मॉडल सेट में सवाल भी है, तो एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसको मार्जिनल कॉस्ट वाला जो हम लोग बना है तो उसको कर लीजिएगा, पक्का कि एग्जाम में देगा, क्योंकि कोडरमा वाला में भी दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता ही बनता है। चलिए, तो इन दफ़ा अब बोल रहा था एक लड़का, भैया 2 नंबर का सवाल बता दीजिए, 2 नंबर के, 1 नंबर के पढ़ लो अच्छे से, 3 नंबर और 5 नंबर बता दिए हैं, इसी के बीच में से 2 नंबर आपका बन जाएगा। आप ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक पूरा पढ़ लीजिएगा। आपका 2 नंबर का सवाल जो दे रहा है ना, वो एक ही नंबर का सवाल दे रहा है, 2 नंबर में जो सवाल है एक ही नंबर का सवाल है, बस उसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, 2 नंबर दे देगा, ठीक है। इसको कर लीजिए, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, आपका 2 नंबर खुद से बन जाएगा, 2 नंबर बाहर से नहीं देगा, इसी में से दे देगा, ठीक है। तो आपका 1 नंबर से 2 नंबर बन जाएगा, इससे भी 2 नंबर का बन जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, इन द फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ द चलिए, इक्विलिब्रियम कहाँ पे कैसे होता है? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, याद हो गया हम लोग को, तो कुछ करना है नहीं याद तो याद रखिए, नीचे से काटता है, ठीक है ना। मार्जिनल कट्स MR, ठीक है ना, कहाँ से? नीचे से काटेगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। ये MR है और बाकी MC तो जानते होंगे सब। चलिए,
द बेसिक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आएगा तो आपको मार्जिनल खोजना है, ठीक है ना, और प्रॉफिट नॉर्मल लॉस सब देखेगा, प्रॉफिट लॉस तो आपको एवरेज खोजना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो मार्जिनल खोजेंगे, तो मार्जिनल यहाँ भी है, मार्जिनल यहाँ भी है, ठीक है, मार्जिनल यहाँ भी 3 जगह मार्जिनल है। चलिए, तो इक्विलिब्रियम के बाद तो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू, जितना मेरा कॉस्ट लगा उतना ही रिटर्न आ गया तो बराबर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है ना। जितना मेरा कॉस्ट लगा तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू हो गया आपका बराबर, ठीक है ना। अब मार्जिनल रेवेन्यू रहे एवरेज रेवेन्यू रहे तो भी बराबर ही होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होगा, किसमें, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर है नहीं, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, वैसे तो परफेक्ट कंपटीशन में बराबर होता है, एक जगह कॉस्ट रहेगा तब ना, कॉस्ट एक जगह रेवेन्यू आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका परफेक्ट रहता है तो क्या है, एवरेज रेवेन्यू भी हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल एवरेज परफेक्ट में सब बराबर रहता है। चलिए, इन द मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक, लेकिन मोनोपोली का बात हो रहा है, मोनोपोलिस्टिक का बात हो रहा है, तो कंपटीशन में क्या होंगे, हमेशा आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ठीक है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू, किस में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। परफेक्ट में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे तो कोई परफेक्ट बात ना, बेसिक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, तो बेसिक कंडीशन इक्विलिब्रियम आपका परफेक्ट कंपटीशन नहीं देखते, तो एम आर इक्वल टू एम सी, ठीक है ना। और एम आर एम सी सब में कोई भी मार्केट हो सभी में एम आर एम सी बराबर ही होते हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है। मोनोपोली हो मोनोपोलिस्टिक हो सब में आपका एम आर एम सी इक्विलिब्रियम में आपका बराबर होगा। इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं हम, ना कि आपका प्रॉफिट और लॉस में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में हमेशा देखा जाता है तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। चलिए, with increase in the output the difference between the total cost and total variable cost, याद रखिएगा, पूरा आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। विथ इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपका टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको जीरो से ले चलिएगा, थोड़ा सा ग्राफ बना लीजिए कि आपका इन्वर्स एस ऐसे जाता है, और ये आपका यहाँ से आपका क्या बोलते हैं, इसका शेप थोड़ा सा इसको कैसे बनाइएगा, चलिए कुछ ऐसा बना दिए इन्वर्स, तो आपका फिक्स ही रहता है, इस बीच में देखिएगा तो फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बढ़ाते जाइए तो आपका एवरेज बनेगा, टोटल बढ़ेगा, आपका फिक्स हमेशा कांस्टेंट, डिफरेंस दोनों के बीच में हमेशा क्या आता है, रिमेंस कांस्टेंट, कहीं पे होगा तो आपका करेक्ट होगी, ठीक है। किस में, आपका टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, ये तो हमेशा बढ़ते जाएगा, वेरिएबल बढ़ेगा तो टोटल ही बढ़ेगा। चलिए, द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट, सभी का शेप माइंड में बैठा लीजिएगा कि एवरेज कॉस्ट का क्या है, टोटल कॉस्ट का क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, टोटल वेरिएबल का क्या है, सभी का अधिकतर का आपका यू शेप मिलेगा, ठीक है, अधिकतर का यू शेप। लेकिन आपका टोटल कॉस्ट, देखिए मार्जिनल कॉस्ट का यू हो गया, किसका पूछ रहा है, एवरेज कॉस्ट का यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट का भी यू शेप होता है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट का क्या होता है आपका इन्वर्स एस, टोटल कॉस्ट का भी हम लोग देखे तो क्या होता है आपका इन्वर्स एस, ऐसे करके ऐसे उल्टा होता है तो इन्वर्स एस बना दीजिएगा थोड़ा सा, इन्वर्स एस, ठीक है ना। टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वर्स एस हो गया। इसके बाद बात करते हैं फिक्स कॉस्ट का, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद एक और बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, सही, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका ऐसे करके ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है। तो एक बार पिक्चर में सबको देख लीजिएगा, नहीं तो सिंपल सा है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का यू शेप, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इन्वर्स एस, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। तो शेप से सवाल एकदम चांस बहुत बनता है देने का, थोड़ा सा रिकॉल कर दिया, नोट्स में तो सब दिया हुआ है ही, ठीक है। चलिए, अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव हम लोग का एग्जाम में इंटरनल में क्लास 12 में आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए थे, मैंने गलत नहीं किया था, मैंने इकोनॉमिक कॉस्ट मारा था, इसलिए पहले से नहीं पढ़े थे, कैसे इकोनॉमिक मार दिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ते हैं कुछ अवसर, तो मेरा आर्थिक नुकसान होता है, कुछ ना कुछ पैसा का नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी जो खो दिए, ठीक है, अवसर था तो खो दिए, तो इसी का अंदाज पे इकोनॉमिक कुछ आर्थिक रिलेशन में लगा कर इसको टेकआउट कर दिए थे, और सही भी हो गया था, आज आपका भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द चेंजेस इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट, चेंजेस इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द एबव।
तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस बताए थे कि आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो चेंज हो रहा है प्रोडक्शन क्वांटिटी में, यानी कि आउटपुट चेंज मतलब चेंज हो रहा है, तो कौन चेंज करेगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज करेगा। ये तो आपका फिक्स का फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट किसको अफेक्ट करेगा? प्रोडक्शन क्वांटिटी से वेरिएबल कॉस्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू बोथ शॉर्ट रन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में होता है? शॉर्ट रन में होता है, ठीक है ना। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में, लॉ वही उसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू ए फैक्टर, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। स्केल आपका लॉन्ग रन में चला जाता है, जो कोडरमा में स्केल आपका दिया था, ठीक है। जो आप बना दिए हैं, जो आप पढ़ चाहिए उसको यहाँ पर नहीं दिए हैं, जो आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको दिए हैं। तो कोडरमा वाला का भी कर लेना है। ठीक है, साइकिल विच इंक्रीजेज द फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट टू रिड्यूस्ड। अब बताइए कि एपीपी टीपीपी क्या क्या ऑल ऑफ दीज होगा। द साइकिल विच इंक्रीजेज फर्स्ट पहले बढ़ेगा, आफ्टर बीइंग कांस्टेंट होगा, उसके बाद क्या होगा? घटने लगेगा। तो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, तो ऑल ऑफ दीज होगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा बना देते हैं आपको, तो ये आपका क्लियर ग्राफ होगा ना, क्लियर आप नोट्स में देखिएगा। तो इस टाइप से टोटल हो गया आपका, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट। ये आपका मार्जिनल हो गया जो नेगेटिव ही जाएगा, ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज नेगेटिव नहीं जाएगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ऑल ऑफ सारे के सारे स्टार्टिंग में बढ़ते हैं, दोनों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे सारे सारे कुछ कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर घटना सब स्टार्ट करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, एक और सवाल आपका क्या है, पढ़िए इसको अच्छे से। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन द 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल हम भी जानते हैं। एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट में इंक्रीज ही होगा ना, बोथ एमपी एंड एपी राइज, बिल्कुल राइज होंगे। बोथ एमपी राइजेज ऑल ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? दोनों राइज करेंगे फर्स्ट स्टेज में, जो कि आपका कोडरमा वाले में बताया था कि 3 स्टेज होता है, जो पिक्चर बनाए थे कैसे यहाँ पर प्रोडक्शन का, वही फिर पूरा बनाइए फिर ऐसे करके, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे करके थर्ड स्टेज। तो स्टार्टिंग में सब के सब क्या होते हैं? सब के सब आपका इंक्रीज ही करता है, तो यहाँ पर सब इंक्रीज करेगा। तो एवरेज मार्जिनल सब अभी हम लोग देखे थे, यह एवरेज का जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर इंक्रीज ही करेगा स्टार्टिंग में। चलिए, इन द प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, ये भी सवाल आपका दिया हुआ था आई थिंक, कहीं ना कहीं पढ़े इसको। तो क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन है फैक्टर, यहाँ फैक्टर ऑफ क्या, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन और प्राइस लाइन, बजट लाइन को क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन बोलते हैं। बजट लाइन जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको निगेटिव स्लोप देखिए सामने दिख रहा है, तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। वेन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा भरिएगा। द फार्म आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, तो जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात होगा तो एवरेज देखेंगे। एवरेज यहाँ पे, एवरेज यहाँ पर 2 जगह, चलिए बाकी 2 खत्म हो गया। अब देखेंगे कि एवरेज हम लोग क्या देखेंगे कि एवरेज मार्जिनल देखेंगे, एवरेज देखेंगे, लेकिन कॉस्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर तो एवरेज कॉस्ट हम लोग को फर्स्ट मिल गया, तो हो गया, ठीक है। फर्स्ट मिल गया एवरेज रेवेन्यू, तो नहीं कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू, दोनों मार्जिनल रेवेन्यू का बात। एक जगह कॉस्ट, एक जगह रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए, देखिए सवाल आपको घुमा के भी दे सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो वहाँ पे हम लोग देखे थे, सप्लाई पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग द एंगल 45 डिग्री बना रहा है आपका, ठीक है ना। 45 डिग्री बनाते हुए ओरिजिन से, आई थिंक 45 डिग्री बनाते हुए ओरिजिन से, और मिड पॉइंट पर एक पॉइंट यहाँ पर इसको काटता है। द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन और फिर सप्लाई कर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग द एंगल कितना? तो 45 का बना रहा। तो यहाँ पर कौन सा आपका कहाँ पे काटेगा? तो यहाँ पर 1 होता है ना, हम लोग अभी भी देखे थे कि 1 पे आपका सप्लाई वहाँ पर काटेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा बनाना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे उल्टा पिक्चर बना दिए हम, डिमांड कर्व बना दिए, सप्लाई कर्व है। द इलास्टिसिटी ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट पे ऑन ए सप्लाई स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग द एंगल 45 डिग्री, इस पे बात कर रहा है, ठीक है, इस पे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बना तो इसका इलास्टिसिटी 1 होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी इसका 1 होगा, जितना प्राइस में चेंजिंग करेगा उतना ही आपका सप्लाई में चेंजिंग करेगा। तो हर जगह का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर 1। अभी जाकर क्लियर फिगर बन गया। अदर नेम बाई विच द एवरेज रेवेन्यू इज नोन हैज, एवरेज रेवेन्यू का एक और नाम है। मान लो रेवेन्यू तो आ रहा है प्रोड्यूसर के पास, लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग कंज्यूमर है, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग डिमांड देखेंगे। तो तुम तो रेवेन्यू देख रहे हो, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? डिमांड देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात को बोलता है।
आप रेवेन्यू देख रहे हो तो मैं डिमांड देखूंगा, तो रेवेन्यू कर्व को, एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व भी बोला जाता है। एवरेज से हम लोग देखते हैं सब कुछ लॉस प्रॉफिट जो भी हो रहा है। चलिए, फॉर द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर ग्रेटर देन एमसी देन फार्म और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा हो रहा है, बराबर तो है नहीं कि नॉर्मल कमाएगा, तो ज़्यादा हो रहा है तो क्या कर ज़्यादा कमाएंगे, एब नॉर्मल। और लेकिन रेवेन्यू है, रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, तो एब नॉर्मल क्या होंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, द मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कम्पिटिटिव सिचुएशन इज, मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कम्पिटिटिव सिचुएशन एक फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलता है। तो बताइए आपका क्या होगा, टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1 यूनिट। बहुत अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है और अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, nth यूनिट का रेवेन्यू, nth माइनस 1 पिछले यूनिट का रेवेन्यू हम लोग मार्जिनल निकाल लेते हैं, एक एडिशनल यूनिट का हो गया। तो रेवेन्यू फॉर फार्म पर यूनिट सोल्ड, ठीक है, तो रेवेन्यू फॉर फार्म पर, मार्केट चैप्टर से बहुत सारे सवाल वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू फॉर फार्म पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट, एक यूनिट सोल्ड करने पर, हर एक यूनिट सोल्ड करने पे कितना पैसा आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक एडिशनल यूनिट नहीं है, पर यूनिट। तो पर यूनिट में मान ली मैंने 5 बेचा, 5 कुछ चॉकलेट बेचा, तो हर एक चॉकलेट 2 ऐसे करके दूसरा तीसरा हर एक यूनिट पे कितना, तो आपका होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, द रेवेन्यू फॉर पर यूनिट सोल्ड, रिपीट हो गया, बहुत सारे सवाल छांट कर लगाने में रिपीट हो जाता है समझ। चलिए, दिखता नहीं है अच्छे से। चलिए, एमआर बी निगेटिव और जीरो, ये आपको बताना है, यस नो में जवाब दीजिएगा कि एमआर क्या निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू तो हम लोग जानते हैं कि यस कांट से ओनली निगेटिव बट नॉट जीरो, जीरो भी होता है। किसका पता है, मार्जिनल रेवेन्यू का, तो मार्जिनल का तो ऐसे हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पर जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, और एक सेकंड, और एवरेज आपका जीरो, आई थिंक एवरेज का ऐसा ही रहेगा, एवरेज का जीरो वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की चीज़ है, देखिएगा बनाइएगा तो बन जाता है। तो आपका यस हो सकता है यहाँ पर, क्या यस, इसका आंसर यस हो जाएगा। चलिए, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस हर जगह नहीं रहता, याद रखिएगा। तो मार्केट प्राइस कहाँ पे रहता है, आपको नोट्स में पीडीएफ में सब बताया गया है। तो मार्केट प्राइस एक भी पीडीएफ से बाहर नहीं जाता है। मार्केट प्राइस कहाँ पर है आपका, वेरी 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 शॉर्ट पीरियड मार्केट में मार्केट प्राइस देखने को मिलता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग में नहीं, वेरी लॉन्ग में नहीं, और नॉन ऑफ दीज में तो होगा ही होगा नहीं। तो मार्केट प्राइस पूछेगा तो आपको बता देना। मेन फीचर परफेक्ट कंपटीटर, देखिए सारे का फीचर पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया तो वहाँ पे सारे का फीचर में वीडियो वहाँ पर भी दे दिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा 2 नंबर का, लॉन्ग सब कुछ बन जाएगा। तो सारे मार्केट का फीचर पढ़ लेना है आपको। यहाँ पे परफेक्ट का पूछ रहा है एग्जाम में, ज़्यादा परफेक्ट ही पूछता है। चलिए, तो बताइए, यूनिफॉर्म प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताइएगा, और आई थिंक बता ही दिया होगा कि ऑल ऑफ दीज होगा। इन द शॉर्ट पीरियड द सप्लाई विल बी शॉर्ट पीरियड, अब कुछ क्षणों में क्या करेंगे, सप्लाई को कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन इलास्टिक। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक तो चेंज होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज, परफेक्टली इलास्टिक इतना तो चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, नहीं होगा, उतना समय हमसे नहीं होगा, नो, और नो से हम लोग इन करके इन इलास्टिक कर देंगे। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट, ये भी याद रखिएगा, इन द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। टाइम एलिमेंट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में कौन दिए थे, तो इसके बारे में हमारे मार्शल साहब, ठीक है ना, आपको अल्फ्रेड मार्शल ही दिए थे टाइम का जो रिलेशनशिप यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी मैं ग्रेजुएशन में इसके बारे में पढ़ा है। तो ग्रेजुएशन का पिछले बार आपको एक जो एमसीक्यू देखिएगा, प्रीवियस ईयर का भी बना लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देख लीजिए। हम लोग का फाइनल एग्जाम में एक सवाल दे दिया था जो हम लोग गलत बना, एमसीक्यू गलत बना दिए थे, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का था। हम जब ग्रेजुएशन में पढ़े तो उसका प्रूफ वगैरह देखे वो अच्छे से समझ गए। वही था आपका MRAR करके कोई एक फार्मूला बेस्ड था। ठीक है ना, तो आपका कुछ सवाल आगे का भी दे देता है। ठीक है ना, तो टाइम एलिमेंट था, मैं भी ग्रेजुएशन में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा मार्शल के बारे में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी एक दे दिया था सवाल, तो इसीलिए आपको दे दिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का भी, तो उसमें भी सब कुछ बताया हुआ MCQ। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, प्रीवियस ईयर सवाल कर लीजिए फर्स्ट थिंग। ठीक है ना, इसको कर लीजिए, कोडर्मा वाला कर लीजिए, इससे ज़्यादा MCQ आपका बाहर कभी नहीं जाएगा। इतना ही मैं सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता दिए कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा। चलिए, ए मार्केट इन विच देयर इज अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है। तो आपका इसका रिजल्ट ही बहुत सिंपल होगा, क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन, या फिर कहाँ है, चलिए ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है।
चलिए, विच वन इज़ द फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का फीचर क्या बोलेंगे, सारे मार्केट का आपको फीचर पढ़ लेना होगा। सिंगल सेलर मैनी बायर, तो ठीक है सिंगल बहुत अच्छा। लेक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल वहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहते हैं। जो वहाँ पर क्या होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। वैसा प्रोडक्ट और दूसरा नहीं बना सकता है कोई, तो क्लोज होगा नहीं क्योंकि मोनोपोली राइट है। उसके बाद यूनिक प्रोडक्ट, होमोजीनियस इसमें, और क्या होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन में। अब मोनोपोली में यूनिक और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा आपका होमोजीनियस। याद रखिएगा, सारे का प्रॉपर्टी फीचर पढ़ लेना है। चलिए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द न्यू फार्म इन द एंट्री बहुत अच्छा है, तो ऑल ऑफ आपका क्या होगा, दीज होंगे। चलिए, इन बीच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन फाउंड, अभी बता दिया। यहाँ पे सवाल भी आपका क्या कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन किस में होगा, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपका परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, मोनोपोलिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका होमोजीनियस और प्योर परफेक्ट एक ही है, थोड़ा सा रिलेशन में अंतर होता है, परफेक्ट नॉलेज वगैरह उसमें रहता है। इसमें आपका क्या, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, दोनों अलग है, पढ़ाते वक्त दोनों के बारे में बताएं, ठीक है ना। इसमें परफेक्ट नॉलेज इसमें ऐड हो जाता है, तो उसमें ऐड नहीं रहता है। और इसके और भी कुछ है तो उसको इग्नोर करिए अभी। अब मोनोपोली में आपका क्या होता है, अभी बता दिए कि उसमें क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं। चलिए, यूनिक और होमोजीनियस में अंतर है, सोचिए यूनिक और होमोजीनियस एक ही है। होमोजीनियस में क्या होंगे, सारे प्रोडक्ट आपका एक समान, ठीक है। यूनिक में क्या होगा, ए आपका ऐसे है तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ऐसे है, तीसरा प्रोडक्ट आपका ऐसे है। इस प्रकार कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकता, जो भी बनेगा वह यूनिक बनेगा, ठीक है, तो वही उसका होता है। चलिए, अब देख लेते हैं, ठीक। और अगर खाली एक ही प्रोडक्ट बना तो खाली इसी को बनाएगा, दूसरा नहीं, तो सब यही इसका यूनिक हो गया। इसमें जो भी बनेगा तो सब इस टाइप से बनेगा, ठीक है। जिसका ए होता था एक ही, सब यही बनाएगा, यूनिक प्रोडक्ट। अब ऐसा कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही। इसमें जो भी बनेगा सब होमोजीनियस इस टाइप का बनेगा। चलिए, ओलिगोपोली हैविंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज नोन है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। वैसा ओलिगोपोली तो जानते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, दो होते हैं ना। ओलिगोपोली नहीं, वो तो होता है डिओपोली में दो होते हैं। ओलिगोपोली में कितना फ्यू सेलर, उसका फ्यू होता है, फ्यू। ओलिगो में क्या, फ्यू। तो जहाँ पर फ्यू सेलर होंगे, ठीक है, जिसको डिओपोली तो दो होते हैं। तो ओलिगोपोली आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, प्योर ओलिगोपोली हो गया। आइडेंटिकल तो प्योर हो गया, ठीक है ना। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में कंपटीशन नहीं होता, जो भी रहते हैं दोनों एक दूसरे बात करके अपना बिजनेस चलाते हैं, कंपटीशन नहीं होता, कोलाइड करके। इंडिपेंडेंट तो होगा, इंडिपेंडेंट सिंपल हो गया, और नॉन ऑफ द ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। सारे ऑप्शन को भी यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं ताकि आपका दिक्कत ना हो। ए फार्म एंड इंडस्ट्री आर द वन एट द सेम इन, फार्म एंड इंडस्ट्री आर वन एट द, दोनों एक ही होगा कौन से मार्केट में, तो मोनोपोली में दोनों आपका एक ही होता है। फार्म रहे इंडस्ट्री रहे तो वहाँ पे अलग अलग कुछ भी नहीं होते हैं, वहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट का फीचर यहाँ पर कौन नहीं है। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, नोट कहाँ पे लिखा हुआ है, और परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है वो भी ध्यान दीजिएगा। आराम से सवाल को पढ़िएगा, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर, सिंगल सेलर, समझ के आंसर देना होगा आराम से, और होमोजीनियस प्रोडक्ट या फिर प्राइस टेकर। तो इम्परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट में तो होमोजीनियस कभी होगा, कभी नहीं होगा, होमोजीनियस कभी नहीं हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर हो सकता है, सिंगल सेलर हो सकता है, प्राइस मेकर भी हो सकता है। मोनोपोली क्या करता है, प्राइस मेकर करता है। तो सब कुछ ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्टिक में होता है वो मोनोपोलिस्ट, यानी कि मोनोपोली को बोल रहा है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट इज ए क्या होता है, प्राइस। अब देखिए जस्ट बताएं तो यहाँ पर आंसर भी आएगा, प्राइस क्या होता है, मेकर, बनाने वाले होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ और एक दो सवाल होंगे, आई थिंक लग रहा है कि कितना भी। और चलिए, लास्ट बहुत अच्छा, लास्ट सवाल पे आ गया आपका, और इसको इसलिए डाल दिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में रिजल्ट बनने वाला जो भी होगा तो वहाँ पे सब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो क्या हो रहा है, इन दिस फिगर प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में चेंजिंग का बात हो रहा है। अदर फैक्टर का नहीं, अदर फैक्टर होता है जो, तो हम लोग प्राइस में वहाँ नहीं देखते, उसमें क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, और प्राइस में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर देखिएगा। तो अब इसी के साथ इसमें क्या मूवमेंट हो जाता है, इसी पे मूवमेंट यहाँ से मूव कर गया, एक ही पे शिफ्ट नहीं किया। शिफ्ट होता है किस में, इंक्रीज और डिक्रीज में, तो जो उसमें डिफरेंस है, इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट वगैरह, तो सब कुछ वहाँ से देख लेना होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो सिंपल सा एक्सटेंशन है तो प्राइस पे रिलेट करेगा और बढ़ गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मूवमेंट लोगे सेम, और शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है, तो शिफ्ट करे तो प्राइस आपका सेम ही रहता है, शिफ्ट कर जाता है तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलता है, जो कि प्राइस से रिलेट नहीं है, अदर फैक्टर से वो डिपेंड करता है,
ठीक है, यही था आपका। और सबका नॉलेज बहुत मेहनत है, दिन भर सब इंपॉर्टेंट को छांटे हैं, बहुत टाइम लगा ताकि हर एक चैप्टर से छांट कर तो PDF बनाकर फिर आपको यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। और जो पासवर्ड वगैरह का बीच में डिस्कशन कर ही दिए। सभी को दिल से थैंक यू। आपका रिजल्ट इंग्लिश के जैसा इकोनॉमिक्स भी बेस्ट हो, यही दुआ है, यही भगवान से भी मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट से एफर्ट है कि आप लोग का रिजल्ट, हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट हर एक सब्जेक्ट में क्या हो, बेस्ट हो। जो हमसे बनेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ और करूँगा ही करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।